Hello students, in this video lecture, myself Anjali Singh, Assistant Professor of Pharmacology in the Department of Pharmacy, RKGIT Ghaziabad. So in this video lecture, we are going to talk about the kinetics of elimination and what is drug excretion, what is the half-life of the drug and what is the first order kinetics and second order kinetics of the drug. So this is the last part of the pharmacokinetic. So as we have earlier talked about what is absorption, what is distribution, what is metabolism. So this is the last part of the kinetics जहाँ पे कि drug हमारी body से finally excrete out होती है. So in this lecture we are going to talk about what are the different mechanism of drug excretion and so on. So first, what is the definition of drug excretion? So drug excretion is defined as a process whereby drugs and or their metabolites are irreversibly transferred from the internal to external environment. So here we have used a word irreversibly transferred. तो यानी कि ड्रग एक्सक्रीशन का मतलब होता है जहाँ पे कि हमारी ड्रग्स को या फिर उनके मेटाबोलाइट्स को, ये दो वर्ड हमने क्यों यूज़ किए कि कई बार ऐसा होता है कि ड्रग जो होती है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, उसको मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी ड्रग जो होती है वो मेटाबोलाइट होकर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तब वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है. सो देयर इज इरिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ द ड्रग फ्रॉम द इंटरनल एनवायरनमेंट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर से हमारी बॉडी के बाहर जो ड्रग होती है वो निकल जाती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. सो एक्सक्रीशन इज द पैसेज आउट ऑफ द सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब ड्रग, यानी कि जो भी ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती हैं उनके एक्सक्रीशन होने को, उनके सिस्टम से बाहर निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग एक्सक्रीशन. सो ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन, कौन कौन से रूट होते हैं ड्रग एक्सक्रीशन के? सो वी हैव 5 रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन. जैसे कि हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट पढ़े, ऐसे ही हमारे पास 5 ड्रग एक्सक्रीशन के रूट होते हैं. द प्राइमरी रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इज द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द यूरिन, जिसको हम बोलते हैं रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, जहाँ पे किडनी के थ्रू ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है. आफ्टर दैट वी हैव एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम फीसेस, यानी कि हमारा जो लिवर होता है वो ड्रग को मेटाबोलाइज करके बाइल के थ्रू फीसेस में एक्सक्रीट आउट कर देता है. आफ्टर दैट वी हैव एक्सहेल्ड एयर, अगर ड्रग वॉलेटाइल नेचर की है तो जब आप ब्रीद इन के बाद ब्रीद आउट करते हो तो लंग्स के थ्रू ये ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट जाती है. द फोर्थ रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज सलाइवा एंड स्वेटिंग, यानी कि सलाइवा और स्वेटिंग के थ्रू ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है. आफ्टर दैट दीज ड्रग्स विच आर हाईली लाइपोफिलिक इन नेचर आर एक्सक्रीट आउट विद द मिल्क, ये मिल्क के थ्रू भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है. तो प्राइमरी रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज यूरिन, यूरिन के थ्रू मैक्सिमम ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं. आफ्टर दैट वी हैव फीसेस, एक्सहेल्ड एयर, सलाइवा एंड स्वेट एंड लास्ट इज द मिल्क. सो the excretion of drug from the urine is known as the renal excretion. So the principal organ of excretions are kidneys, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम ड्रग होती हैं, हम कह सकते हैं 95% ऑफ ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनीज, यानी कि किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है और किडनी के थ्रू ड्रग के एक्सक्रीशन को हम बोलते हैं रीनल एक्सक्रीशन. ओके, सो एक्सक्रीशन बाय ऑर्गन्स अदर देन किडनी सच एज लंग्स, बिलियरी सिस्टम, इंटेस्टाइन, सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, यानी कि इसके अलावा जो अदर रूट होते हैं ड्रग एक्सक्रीशन के, जो कि मैंने आपको अभी बताया फीसेस के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू या मिल्क के थ्रू, इन सारे रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन को हम बोलते हैं नॉन रीनल एक्सक्रीशन, यानी कि किडनी के थ्रू अगर कोई ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है तो उसको हम बोलते हैं रीनल एक्सक्रीशन. एंड अदर देन किडनी किसी दूसरे रूट से अगर हमारी ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन रीनल एक्सक्रीशन. सो एजेंट्स दैट आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, अगर कोई ड्रग किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही तो ड्रग शुड बी, उस ड्रग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? द ड्रग शुड बी वाटर सॉल्युबल, यानी कि जो ड्रग होती है वो वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए. अगर आपकी ड्रग लिपिड सॉल्युबल है वो तो वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होगी, बिकॉज हमारी किडनी केवल वाटर सॉल्युबल चीज़ों को ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा पाती है. दिस ड्रग शुड बी नॉन वॉलेटाइल, ड्रग हमारी नॉन वॉलेटाइल होनी चाहिए. अगर आपकी ड्रग वॉलेटाइल होगी तो वो एक्सर्ड एयर, यानी कि हमारे लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगी. इट शुड बी स्मॉल इन मॉलिकुलर साइज, जो आपकी ड्रग का मॉलिकुलर साइज है इट्स लेस देन 500 डाल्टन, जो ड्रग का मॉलिकुलर साइज है वो 500 डाल्टन से कम होना चाहिए, तभी वो हमारी रीनल रूट के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है. एंड द लास्ट वन, द वंस दैट आर मेटाबोलाइज स्लोली, ऐसी ड्रग जो बहुत धीरे धीरे मेटाबोलाइज होती हैं वो हमारी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सकती है. सो दीज आर द 4 बेसिक फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रग टू एक्सक्रीट आउट थ्रू रीनल एक्सक्रीशन. किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होने के लिए ये 4 बेसिक फीचर होने चाहिए हमारी ड्रग में. सो द नेट रीनल एक्सक्रीशन रेट, एज वी हैव अर्लियर लर्न दिस इन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, द नेट रीनल एक्सक्रीशन रेट इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन
tubular plus tubular secretion minus tubular reabsorption. So this is the process of excretion जो हमारे नेफ्रॉन में होता है. सबसे पहले कोई भी चीज़ हमारे ब्लड के थ्रू हमारे नेफ्रॉन पे पहुंचती है, हमारे ग्लोमेरुलस के पास. और जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है यहाँ पे एक सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक छन्नी जैसा स्ट्रक्चर, जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पहुँचती है जिनका मॉलिक्यूलर साइज 500 डाल्टन से कम होता है, उन सारी की सारी चीज़ों को फिल्टर कर देता है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर एंड अनबाउंड ड्रग एंड मेटाबोलाइट, यानी कि जो हमारी अनबाउंड ड्रग हैं, प्रोटीन बाउंड ड्रग नहीं है. प्रोटीन बाउंड ड्रग हमने प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग में पढ़ा था कि जो भी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, तो वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती है. तो सबसे पहले ड्रग क्या करेगी, ब्लड के थ्रू यहाँ पे पहुँचेगी, और जिस भी ड्रग जो आपकी अनबाउंड ड्रग होगी, वाटर सॉल्युबल ड्रग होंगी, वो सारी की सारी ड्रग यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होके आ जाएंगी हमारे ट्यूब्यूल में. After that we have active tubular secretion. So what is active tubular secretion? Active tubular secretion of acidic and basic drug and metabolite. So the second process of drug excretion is active tubular secretion. Active tubular secretion में क्या होता है कि जब ब्लड से यहाँ पे ड्रग फिल्टर हो जाती है, उसके बाद ये ब्लड वापस हमारी बॉडी में जाता है, और ड्यूरिंग जब ये हमारी बॉडी में वापस जा रहा होता है, इसमें से कुछ एसिडिक और बेसिक चीज़ों को फोर्सफुली एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है. सो दिस इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन or renal excretion. The third phase of renal excretion is active reabsorption of acidic and basic endogenous compound. कुछ कई बार ऐसा होता है कि जब हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू ड्रग्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं, तो बाय मिस्टेक हम बॉडी के कुछ ऐसे एंडोजिनस मॉलिक्यूल्स को भी एक्सक्रीट आउट कर देते हैं जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं. तो इन थर्ड फेज उन सारी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है. तो यानी कि आप नेट इसका निकालेंगे, व्हाट इज द नेट रीनल एक्सक्रीशन. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो ऐसे प्रोसेस हैं जहाँ पे ड्रग बॉडी से बाहर जा रही है, और एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वो वापस आ सकती है. सो अगर हम इसको कर दें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग. नाउ let's discuss about in these topics in detail. So the first process of renal excretion is glomerular filtration. So glomerular filtration is a non-selective unidirectional process. This is a non-selective process, यानी कि ड्रग एसिडिक हो बेसिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपकी ड्रग वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए और उसका मॉलिक्यूलर साइज कम होना चाहिए, तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के रूट आपके के थ्रू नेफ्रॉन में आपकी फिल्टर हो जाएगी. After that, glomerular filtration of a drug depend on its plasma protein binding and renal blood flow. किसी भी ड्रग का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे कैसे अफेक्ट करती है, उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उसे, इफ़ द ड्रग इज़ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड, इसका जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा और वो यहाँ पे फिल्टर्स के थ्रू फिल्टर नहीं होगी. सो द बेसिक फीचर ऑफ द ड्रग, अगर आपको ड्रग को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराना है, द ड्रग शुड बी इन अनबाउंड फॉर्म और इन फ्री फॉर्म. आपकी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. सो द नेट फिल्ट्रेशन, द नेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन एन हेल्दी अडल्ट इज 120 ml पर मिनट. एक हेल्दी पर्सन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, 120 ml पर मिनट. और जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है, या पर्सन को रीनल फेलियर का प्रॉब्लम है, या कि उसे यानी कि उसे किसी भी टाइप का किडनी का डिसऑर्डर है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी ड्रग का फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा, यानी हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड बाय दिस कॉन्सेप्ट, इफ़ द पर्सन, अगर आपका जो पर्सन है उनकी एज ज़्यादा है या फिर वो किसी टाइप के रीनल फेलियर से सफ़र कर रहे हैं, तो उनका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो 120 ml से कम होगा पर मिनट से. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप जो अडल्ट को डोज देते हैं उनके कंपैरेटिवली बूढ़े लोगों को या फिर ऐसे लोगों से जो किडनी की किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको आपको ड्रग की डोज कम देनी पड़ेगी. The next process of renal excretion is tubular reabsorption. This occur by passive diffusion and depends on lipid solubility and ionization of the drug एट द एग्जिस्टिंग यूरिनरी pH. जो हमारा यूरिनरी pH होता है वो शफल करता रहता है 4.5 to 7.5 के बीच में. ठीक है, तो जो आपका एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इफ़ द ड्रग इज लिपिड सॉल्युबल, so lipid soluble drug filtered at the glomerulus back diffuse in the tubule because 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed. If the drug is lipid soluble, आपकी ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू वो फिल्टर हो चुकी है, तो उसमें से जो 99% चीज़ें होती हैं उनको हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है, अगर वो कंटेंट आपका लिपिड सॉल्युबल है. If this content is non-lipid soluble
एंड हाईली आयोनाइज ड्रग, ये ड्रग जो होती है इनको हमारी जो बॉडी होती है वो वापस से रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाती है. सो दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ द यूरिन. ये पूरा प्रोसेस हमारे यूरिन के पीएच पे डिपेंड करता है. वीक बेसिस अगर हमारी ड्रग हैं, आयोनाइज मोर एंड आर लेस रीअब्जॉर्ब्ड इन द एसिडिक यूरिन. अगर हमारी यूरिन का नेचर एसिडिक है इस टाइम पे, यानी 4.5 के स्केल पे हम लोग हैं, तो जो हमारी वीक बेसिस ड्रग्स होती हैं वो इस यूरिन के पीएच पे कम रीअब्जॉर्ब होंगी, यानी ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होंगी. और इफ़ द ड्रग इज़ वीक एसिडिक, आपकी ड्रग वीक एसिड्स हैं, तो ये आयोनाइज मोर एंड आर लेस रीअब्जॉर्ब इन द अल्कलाइन यूरिन. तो अगर आपकी यूरिन का पीएच 7.5 है तो इस पीएच पे जो आपकी वीक एसिडिक ड्रग्स होती हैं इनका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा. दैट मीन्स कि अगर आपकी ड्रग वीक बेस है तो वो आपके एसिडिक यूरिनरी पीएच पे कम एब्जॉर्ब होंगी, यानी अगर आपका यूरिन का नेचर एसिडिक है और आपकी ड्रग वीक बेस है तो इसका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा. और अगर आपकी ड्रग वीक एसिड है और यूरिन का पीएच इस टाइम पे अल्कलाइन है तो ऑब्वियसली एसिड और बेस, तो आपकी ड्रग क्या होगी, आयोनाइज हो जाएगी. और अगर आपकी ड्रग आयोनाइज हो जाती है तो ये नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग हो जाएगी और इसका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा. सो द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इज डिपेंड ऑन द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग. इफ एनी लिपिड सॉल्युबल कंटेंट इज फिल्टर्ड इन द फर्स्ट प्रोसेस, इट विल फर्दर रीअब्जॉर्ब इन द सेकेंड स्टेप, दैट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. The third process of glomerular filtration is renal excretion is a tubular secretion. So this is a active transfer of organic acid and bases, carrier mediated process which require energy for transportation of compound against the concentration gradient. Both transport processes are bidirectional. So this is the tubular secretion. यहाँ पे एक word use किया गया है active tubular secretion, यानी this is the third process of renal excretion जो कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है. ये आपका एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करेगा. सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? ट्रांसफर ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपकी ड्रग है या जो आपका सब्सटेंस है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा है. तो यहाँ पे हमारी जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स आर सिक्रीटेड प्रीडोमिनेंटली and endogenous substance like uric acid reabsorbed predominantly. So the tubular secretion process is bidirectional. ये एक bidirectional process है. इसका मतलब ब्लड से चीज़ें बाहर भी जा सकती हैं और ट्यूब्यूल से चीज़ें वापस ब्लड में भी आ सकती हैं. ये बाईडायरेक्शनल प्रोसेस है जो कि एनर्जी डिपेंडेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड नहीं होता है. तो यहाँ पे जो एसिडिक चीज़ें हैं उनके लिए ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट है और जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए हमारे पास पे ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट है. फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट के थ्रू सिक्रेट कर दी जाएगी और बेस में आपके आ जाती हैं थायोजाइड्स, या आपके ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट के थ्रू वापस से सिक्रेट कर दी जाएगी. सो इन ट्यूब्यूलर सिक्रीशन देयर इज़ अ क्रॉस कन्फर्मेशन कि जो ये पहले के दो स्टेप हैं रीनल एक्सक्रीशन के, अगर इन स्टेप में गलती से कोई बॉडी का एंडोजेनस मॉलिक्यूल एक्सक्रीट आउट हो गया है तो उसको हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेगी, बिकॉज दिस इज़ अ बाईडायरेक्शनल प्रोसेस. और अगर कोई ड्रग इन दोनों प्रोसेस में एक्सक्रीट आउट नहीं की गई है तो उस ड्रग को इस प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा. तो दिस ट्यूब्यूलर सिक्रेशन इज अ बाईडायरेक्शनल प्रोसेस. So this is all about renal excretion of the drug. Next we have concept of clearance. So what is the requirement of concept of clearance? Concept of clearance क्यों आपका बनाया गया या इसकी क्या ज़रूरत थी? कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरेंस की ज़रूरत है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इस टाइम पे मेरे ब्लड में 500 mg पर ml ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है तो कितने टाइम में ये ड्रग मेरे ब्लड से कम्प्लीटली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी. तो इस कैलकुलेशन, जैसे हमने एब्जॉर्प्शन के लिए बायो अवेलेबिलिटी का एक फैक्टर रखा था जिससे हम ये डिफाइन कर पाते थे कि कितनी ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हुई है, तो ऐसे ही हमने एक एक्सक्रीशन के लिए भी फैक्टर रखा है जिसको हम क्लियरेंस बोलते हैं. क्लियरेंस से हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि कितने टाइम में ड्रग हमारी बॉडी से कम्प्लीटली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? द क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग इज द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा from which the drug is completely removed in unit time. यानी कि this is a theoretical volume, hypothetical volume of plasma जिसमें से जो ड्रग है वो 1 मिनट में completely remove हो चुकी होती है, यानी प्लाज्मा का वो वॉल्यूम जिसमें अब ड्रग कंटेंट प्रेजेंट नहीं है. So the clearance of a drug is a theoretical volume of plasma from which the drug is completely removed, जिसमें कि इससे कि ड्रग जो है वो completely remove की जा चुकी है in unit time, per minute, यानी कि प्लाज्मा के कितने वॉल्यूम में से ड्रग को पर मिनट क्लियर कर दिया जाता है. सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड in ml per minute and is constant for any given plasma drug concentration. So what is the formula to calculate the clearance? Clearance is equal to
एलिमिनेशन रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, यानी हमारी ड्रग का एलिमिनेशन रेट क्या है और इस टाइम पे ड्रग की प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देते हो तो आपको ड्रग का क्लियरेंस मिल जाएगा। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लियरेंस इज इक्वल टू CU इंटू VU डिवाइडेड बाय CP। सो व्हाट इज CU? CU इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन यूरिन, CP concentration of drug in plasma, and what is VU? Rate at which urine being produced. So in this diagram, this is CP, concentration of drug in plasma. This is CU, concentration of drug in urine. This is VU, the rate at which urine is being produced. यानी कि CP का मतलब है कि इस टाइम पे हमारी प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 10 माइक्रोग्राम पर ml। VU का मतलब है कि 1 मिनट में कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी से, और CU का मतलब है कि जो 1 मिनट में यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है उसमें कितना ड्रग कंटेंट आपका प्रेजेंट है। अगर इन तीनों को हम, जो आपकी यूरिन में ड्रग कंटेंट प्रेजेंट है उसको रेट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन से इनटू कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एलिमिनेशन रेट। उसको हम डिवाइड करेंगे प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि हमारे प्लाज्मा में अभी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम वी हैव कैलकुलेटेड इट, CL इज इक्वल टू 500 माइक्रोग्राम पर मिनट। दिस 500 माइक्रोग्राम पर मिनट इज द एलिमिनेशन रेट ऑफ दिस ड्रग which is divided by the plasma drug concentration, that is 10 microgram per ml. in this case यहाँ पे ये कितना है? 10 microgram per ml. so this is क्लियरेंस। तो क्लियरेंस में हमें अब क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कौन कौन से फैक्टर इस क्लियरेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। CP कब अफेक्ट होगा? अगर आपने किसी ड्रग की डोज ज़्यादा ली है तो यानी कि आपका CP अफेक्ट होगा, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन आपका अफेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद CU कब अफेक्ट होगा? जब आपने ड्रग की डोज ज़्यादा ली है, तो यानी कि अगर आपकी ड्रग का प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यूरिन में उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा आएगा। आफ्टर दैट बचा हमारे पास VU। VU कब अफेक्ट होता है? VU है आपका रेट एट विच यूरिन इज बीइंग प्रोड्यूस, यानी कि 1 मिनट में कितना यूरिन निकलता है हमारी बॉडी से। तो ये कब अफेक्ट होगा? अगर किसी की एज ज़्यादा है, यानी ऐसे लोग जिनकी एज ज़्यादा है तो उसमें आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। तो अगर आपका GFR कम है तो सीधे सीधे आपका क्लियरेंस भी कम हो जाएगा, यानी अगर VU का वैल्यू कम हो जाएगा तो क्लियरेंस का वैल्यू भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। किसी की एज ज़्यादा है या फिर कोई किसी टाइप के रीनल डिसऑर्डर से अफेक्टेड है तो उस केस में भी क्या होगा? आपका VU का वैल्यू कम हो जाएगा। तो इन ये दोनों चीज़ें हैं, जब आपकी VU का वैल्यू कम होगा तो क्लियरेंस भी आपका कम हो जाएगा। तो यानी ऐसे पर्सन जिनकी एज ज़्यादा है या फिर जिनका रीनल डिजीज़ है, जिनको किसी टाइप की, उनका क्लियरेंस रेट कम होगा। दैट मीन्स कि आपको CP का वैल्यू भी कम करना पड़ेगा, यानी उनकी डोज आपको कम करनी पड़ेगी। आपको उनका जब प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो आपको डोजिंग उनकी कम करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ दिस क्लियरेंस। क्लियरेंस का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितना प्लाज्मा है जिसमें से कि ड्रग कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है। सो नेक्स्ट वी हैव काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। इस क्लियरेंस से हम लोग ड्रग्स की काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ द ड्रग, कि ड्रग हमारी बॉडी से किस पैटर्न के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है, इसको हम कहते हैं काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, यानी ड्रग का बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने का पैटर्न क्या है। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? द रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। In first order kinetics, the rate of elimination is directly proportional to the concentration of the drug, यानी कि प्लाज्मा में ड्रग का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसी के अकॉर्डिंग उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन भी डिसाइड होगा। In first order kinetics, there is a constant fraction of drug is eliminated per unit time. हर यूनिट टाइम में ड्रग का एक कांस्टेंट फ्रैक्शन एक्सक्रीट आउट होगा। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एक्सक्रीट आउट इन पर यूनिट टाइम, ना कि कांस्टेंट अमाउंट। यहाँ पे हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस अप्लाइज द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग विच डू नॉट सेचुरेट द एलिमिनेशन प्रोसेस। तो मैक्सिमम जो हमारी ड्रग होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करती है। सो द कर्व फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज अ नॉन लीनियर कर्व। यहाँ पे हमें नॉन लीनियर कर्व नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? एट जीरो टाइम पॉइंट और द टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा इज 0.20 mg/ml। यानी कि जब हमने दवाई खाई
उस टाइम पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हमारे प्लाज्मा में कितना था, 0.20 mg/ml. So after first T half, if the T half is 7 second, what is T half? T half is the time after which the drug remain half of its initial concentration in our body. यानी कि अगर आपकी ड्रग का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.20 mg/ml है तो T half वो टाइम होता है जिसपे कि ये ड्रग अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी हमारी बॉडी में बचती है, या फिर हम कह सकते हैं आधी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो चुकी होती है. सो इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, if the initial concentration of drug is 0.20 mg/ml and the T half is 7 second. So after 7 second the concentration of drug in plasma is 0.20 per ml को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज 0.10 mg/ml, यानी कि कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. आफ्टर दैट वी हैव सेकेंड हाफ लाइफ, यानी कि आफ्टर 7 सेकेंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा इज 0.05 mg/ml, यानी कि 0.10 को डिवाइड कर दिया वापस से हमने 2 से, ठीक है. एंड आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ डिवाइड द 0.05 mg/ml टू 2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.025 mg/ml. एंड आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा इज 0.0125 mg/ml. सो एवरी 7 सेकेंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिक्रीज्ड बाय इट्स हाफ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है हर 7 सेकेंड के बाद ड्रग उस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी हमारे ब्लड में बचती है. फॉर एग्जांपल इनिशियली ड्रग थी आपकी 0.20 और फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये होगी आपकी 0.10, फिर 0.10 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो बचेगी 0.05, ठीक है. तो यहाँ पे ये आपकी ड्रग की फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकेंड हाफ लाइफ है, दिस इज द थर्ड हाफ लाइफ. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी हाफ लाइफ होती है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है. इस ग्राफ को आप प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ एंड थर्ड हाफ लाइफ, ये सारी की सारी कांस्टेंट रहती हैं. सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, जो हमारी मैक्सिमम ड्रग जो होती हैं वो फॉलो करती हैं, जो भी अपने एलिमिनेशन पाथवे को सेचुरेट नहीं करती. सो फर्स्ट ऑर्डर पाथवे हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है, बिकॉज हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कितने हाफ लाइफ के बाद ड्रग कंप्लीटली हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी. After that we have zero order kinetics. The rate of elimination remains constant irrespective to the drug concentration. जैसे कि हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में देखा कि इनिशियली अगर 0.20 था तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 0.10 है, यानी कि जो ड्रग आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है आप उसके लिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद वो ड्रग आपकी बॉडी से कंप्लीटली एक्सक्रीट आउट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन उसके प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन से रिलीवेंट है, उस पर डिपेंडेंट है कि कितनी ड्रग प्लाज्मा में प्रेजेंट है. उसकी हाफ पहली बार में जाएगी, दूसरी बार में उसकी हाफ, तीसरी बार में उसकी हाफ, यानी कि कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज रिमूव्ड इन एवरी टी हाफ. बट इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स द एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट और इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव टू ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ड्रग का एलिमिनेशन डिपेंडेंट नहीं होता है. In this case, a constant amount of drug is eliminated per unit time. यहाँ पे एक constant amount ड्रग का एलिमिनेट होता है हर यूनिट टाइम में. यहाँ पे जो आपका एलिमिनेशन पाथवे होता है वो सेचुरेट हो चुका होता है, तो यानी कि क्लियरेंस डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन. और इसमें हमें जो कर्व मिलता है वो हमें एक मिलता है लीनियर कर्व. सो एट जीरो टाइम पॉइंट एट द टाइम ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा इज 0.20 mg/ml. Half life is not meaningful in this case because the amount it takes to eliminate from the body depends upon how much drug is actually present in the body. जैसे कि हमने उस केस में क्या बोला था, जब ड्रग जीरो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करी थी कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज 0.20 तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आप इसे जस्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद आप उसे फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपको पता है कि हर हाफ लाइफ के बाद कितनी ड्रग आपकी बॉडी में रिमेनिंग रहेगी, कितनी ड्रग आपके पास बचेगी. लेकिन हमारी जो ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही होती है, यहाँ पे जो हमारी हाफ लाइफ होती है वो आपकी इररिलेवेंट होती है, हाफ लाइफ का कोई भी यूज़ नहीं होता है. क्यों? क्योंकि हमारी ड्रग ने एलिमिनेशन पाथवे को सेचुरेट कर दिया होता है. सो व्हाट इज एलिमिनेशन पाथवे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टैबलेट, ठीक है. अब हमने देखा कि हर टैबलेट के लिए हमारी बॉडी में कुछ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होते हैं जो इसको मेटाबोलाइज करते हैं, और मेटाबॉलिज्म के बाद ये जो ड्रग होती है ये हमारी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है.
तो अगर हमारी ड्रग एक लिमिटेड अमाउंट में हमारी बॉडी में थेरेपेटिक डोज में प्रेजेंट है तो ड्रग यहाँ पे पहुँचेगी मेटाबोलाइजिंग एंजाइम के पास में, और जितनी ड्रग है उसकी आधी ड्रग को हमारा एंजाइम मेटाबोलाइज कर देगा और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम भी सेम प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आप इस ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो आपके पास केवल इस टाइम पे 4 मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है, लेकिन ड्रग ले ली है आपने 10, तो क्या होगा कि जितनी ड्रग आपकी बॉडी में प्रेजेंट है उसमें से केवल 4 मॉलिक्यूल्स को ही आपका एंजाइम मेटाबोलाइज कर पाएगा और आपकी जो ड्रग रिमूव होगी वो केवल 4 होगी। यानी यहाँ पे क्या है, आपका जो एलिमिनेशन पाथवे वो सैचुरेट हो चुका है ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। अगर आप किसी ड्रग की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं तो हमारा जो एलिमिनेशन पाथवे होता है वो सैचुरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इररिस्पेक्टिव टू द कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि आपकी बॉडी में जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 10 था, लेकिन एलिमिनेशन हमेशा 4 ही मॉलिक्यूल्स का होगा। नेक्स्ट टाइम भी अगर फॉर एग्जांपल इसमें से 4 निकलते हैं और आपके पास अब कॉन्सेंट्रेशन 6 बचा है तो भी आपकी बॉडी से 4 ही मॉलिक्यूल निकलेंगे, यानी अब आपके पास केवल 2 मॉलिक्यूल इसके बच रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कितने टाइम में ये ड्रग जो है वो कंप्लीटली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, जबकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये हम इजीली डिसाइड कर पाते हैं कि अगर इतना है इसके बाद इतना होगा, इसके बाद इतना होगा, तो हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जो इथेनॉल है, अल्कोहल है, वो बेसिकली जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो आप कितना भी अल्कोहल कंज्यूम कर लें, 10 ग्राम अल्कोहल जो होता है वही 1 घंटे में आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है, बाकी सारा एक्यूमुलेट होता रहता है। तो अल्कोहल विल फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। So now the topic is plasma half-life of the drug. So what is plasma half-life? The plasma half-life of a drug is the time taken for its plasma concentration to be reduced to half of its original value or its initial value. यानी कि प्लाज्मा हाफ लाइफ, जैसे कि अभी मैंने आपको ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में बताया, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, कि इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स द प्लाज्मा हाफ लाइफ इज कांस्टेंट बिकॉज अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। यानी कि ड्रग का एक कांस्टेंट फ्रैक्शन जो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डिपेंडेंट होता है। कितना कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड प्लाज्मा में है उसकी आधी ड्रग आपके फर्स्ट हाफ लाइफ में जाएगी, सेकेंड हाफ लाइफ में जितना बचा है उसकी आधी जाएगी। लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज अमाउंट डिपेंडेंट। एक कांस्टेंट अमाउंट आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, डजंट मैटर कि इस टाइम पे आपके प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इसीलिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। सो हाफ लाइफ क्या होती है कि जब भी कोई ड्रग अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी हमारे प्लाज्मा में बचती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आधी हमारे प्लाज्मा से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं उस ड्रग की हाफ लाइफ। यानी कि कोई भी ड्रग अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी जब हमारे ब्लड में बचेगी। सो इन फर्स्ट हाफ लाइफ 50% ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड। आपकी जो ड्रग होती है वो 50% आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल आपने 100 mg ड्रग ली है, उसमें से 50 mg ड्रग आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 75% ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड। कैसे कैलकुलेट हमने किया, पहली हाफ लाइफ में 50 mg ड्रग एक्सक्रीट आउट हो गई थी, तो बची आपके पास केवल 50 mg। अब इस बची हुई 50 mg को वापस से 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 25। तो 50 + 25 इज इक्वल टू 75। तो यानी कि आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 75% ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 87.5% ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। तो पहली हाफ लाइफ में कितनी ड्रग गई आपकी 50%, दूसरी हाफ लाइफ में 25 mg, तीसरी हाफ लाइफ में 25 को भी डिवाइड कर दीजिए 2 से, 12.5 mg इज इक्वल टू 87.5% ड्रग आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो चुकी है। आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ अब आप देखो 50% ड्रग आपकी फर्स्ट हाफ लाइफ में एक्सक्रीट आउट हो गई, 50 को 2 से डिवाइड कीजिए, 25% ड्रग आपकी सेकेंड हाफ लाइफ में आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई, फिर 25 को 2 से डिवाइड कीजिए, 12.5% ड्रग आपकी थर्ड हाफ लाइफ में चली गई, फिर 12.5 को हमने डिवाइड किया तो 6.25। तो यानी फोर्थ हाफ लाइफ के बाद अराउंड 93.75% ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो यानी किसी भी ड्रग को हमारी बॉडी से कम्प्लीटली एक्सक्रीट आउट होने में 4 to 5 हाफ लाइफ का टाइम्स लगता है, अगर ये ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है तब। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, जो कि ये कहता है कि कोई भी ड्रग जो होती है उसका एलिमिनेशन उसके प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है, और एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो होता है वो पर यूनिट टाइम में एलिमिनेट होता है। तो इससे हमने क्या कैलकुलेट किया कि कोई भी ड्रग
4 to 5 हाफ लाइफ्स के बाद ही हमारी बॉडी से कम्प्लीटली एक्सक्रीट आउट होती है। सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, टी हाफ रिमेन्स कांस्टेंट, टी हाफ कांस्टेंट रहता है जो कि हमने देखा, बट इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स टी हाफ इंक्रीजेज विद डोज बिकॉज क्लियरेंस प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज एज डोज इंक्रीज। सो इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हम जैसे जैसे डोज को बढ़ाते जाएंगे हमारा टी हाफ भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग ही इंक्रीज हो एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी से। तो आप जितनी ज़्यादा ड्रग की डोज बढ़ाते जाएंगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कांस्टेंट अमाउंट ही हर बार निकलेगा। तो आप अगर 10 mg लेते हैं तो 4-4 mg करके ड्रग आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ डिफरेंट ड्रग। एस्पिरिन की हाफ लाइफ 4 आवर्स है, पेनिसिलिन जी की 30 मिनट, डॉक्सीसाइक्लिन की 20 आवर्स एंड सो ऑन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग की टी हाफ लाइफ के हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिसके बेसिस पे हम ड्रग देते हैं। यानी कि इनिशियली अगर आपने 20 mg एस्पिरिन लिया है तो 4 घंटे के बाद 10 mg एस्पिरिन आपकी बॉडी में बचेगा और आफ्टर 4 आवर्स 0 mg जो एस्पिरिन है वो आपकी बॉडी में बचेगा, यानी 4 घंटे के बाद आपको एस्पिरिन की दूसरी डोज लेनी पड़ेगी। दीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू।